शुभ मध्याह्न। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, समन्वयिका और सभी शिक्षकगण को मेरा प्रणाम। साथ ही मेरे सभी सहपाठियों और छोटे भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत। मैं अर्णव, मैं लक्ष्य कक्षा 5वीं से आप सभी का इस कार्यक्रम में सादर अभिनंदन करते हैं। सब ने रामायण की कहानी तो सुनी है ना? आज उसी रामायण को हम अपने गोइनकन मंच पर नाट्य के रूप में देखेंगे, जिसके कलाकार हमारे गोइनकन अभिनेता है। तो इन्हीं जंगलों में रहने वाली एक राक्षसी राम को देखकर उन पर मोहित हो गई। वो शूर्पणखा थी, जो लंका के राजा रावण की बहन थी। उसने राम से मिलकर अपना परिचय दिया। उसने राम से कहा कि सीता को छोड़कर उसके साथ आ जाने के लिए। राम से तिरस्कृत होकर जब शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की प्रयास किया, शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की प्रयास किया, तभी लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकालकर उसका नाक और कान काट लिया। शूर्पणखा दर्द से कराहती और क्रोध से चिल्लाती हुई अपने भाइयों के पास मदद के लिए पहुंची। उसने अपने भाई खर और दुष्यंत से दो मनुष्यों द्वारा अपने अपमान का बदला लेने के लिए करुण प्रार्थना की। खर अपनी बहन की इस दशा को देखकर अपार क्रोधित हुआ और अपनी दानव सेना को राम से युद्ध करने भेजा। से युद्ध किया और लक्ष्मण सीता की रखवाली करते रहे। सेना का संहार किया और साथ में खर और दूषण का भी मार गिराया। शूर्पणखा अपने भाइयों और सेना के विनाश से भयानक हो उठी। वो तुरंत उड़कर लंका में अपने भाई रावण के स्मरण में पहुंची। रावण ने अपने बहन की इस अंगभंग दशा देखकर विस्मित रह गया। उसने इसका कारण पूछा। शूर्पणखा रावण को राम और लक्ष्मण की करतूत और उनकी सेना का संहार का पूरा वृत्तांत सुनाया और यह भी बताया कि सीता परम सुंदरी है। रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर उड़ चला। वो ताड़का के भाई मारीच के पास पहुंचा। उसने दानव मारीच से कहा कि वो सुनहरे हिरण का रूप धारण कर ले। मारीच, जो एक बार राम के द्वारा दंडित हो चुका था, इसलिए उसने स्पष्ट मना कर दिया। किंतु मारीच ये जानता था कि दोनों ही स्थितियों में उसे मरना है, तो उसने रावण के अपेक्षा राम के हाथों मरना उचित समझा, इसलिए तैयार हो गया। मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण करके सीता की कुटिया के आसपास विचरण करना शुरू कर दिया।
उसे देखकर सीता ने राम से कहा कि उसे जीवित पकड़कर लाएं। राम ने लक्ष्मण से सीता की रखवाली के लिए कहकर उस स्वर्ण मृग के पीछे चल दिए। सुनहरा हिरण एक निश्चित दूरी बनाकर राम को घने जंगल की ओर खींचता चला गया। जब राम को लगा कि वो उसे जीवित नहीं पकड़ सकते, तभी उन्होंने अपने तीर से उसे शिकार किया। तीर के लगते ही मारीच अपने वास्तविक रूप में आ गया और राम के स्वर में हे लक्ष्मण कहकर सहायता के लिए चिल्लाया। रावण का षड्यंत्र सफल हो गया। कदाचित राम किसी संकट में है, ये अनुमान कर सीता ने लक्ष्मण को अपने भाई के सहायता के लिए भेजना चाहा। तब लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हुए। प्रस्थान से पूर्व लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचकर सीता से निवेदन किया कि वो इस रेखा को किसी भी स्थिति में पार ना करें जब तक कि वो वापस नहीं आए। रावण ने देखा कि उसका छल काम कर गया। सीता कुटिया में अकेली रह गई। तभी रावण एक साधु का रूप धारण करके भिक्षा मांगते हुए वहां पहुंचे। उसे देखकर सीता कुछ फल लेकर आई और लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर ही उसे लेने को कहा। रावण ने उन्हें लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर देने को कहा। इससे पहले कि रेखा पार करते ही वो अपनी भूल को समझ पाती, रावण ने उन्हें पकड़कर अपने रथ पुष्पक विमान में बिठा लिया। सीता बिलख रही थी, किंतु समय निकल चुका था। पुष्पक विमान लंका की ओर उड़ चला था। रावण जब दक्षिण की ओर जा रहा था, तब गिद्धराज जटायु ने उन्हें देखा। जटायु उड़ता हुआ आया और रावण से युद्ध करने लगा। रावण ने क्रूरता से जटायु का पंख काट दिया, जिससे जटायु लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा और रावण ने सीता को बलपूर्वक ले चला। रावण के सामने सीता के बचने के सभी प्रयास विफल हो गए। वो जब पहाड़ियों के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, तब सीता ने एक एक करके अपने सारे आभूषण फेंकती रही ताकि उन्हें पाकर राम पता लगा सके कि वो किधर गई है। जैसे ही रावण लंका में पहुंचा, रावण ने सीता के सामने उसे पत्नी बनने का प्रस्ताव रखा। जब सीता ने मना कर दिया, तब रावण सीता को कई राक्षसियों के बीच एक वाटिका में छोड़कर चला आया। सीता उस अपरिचित स्थान पर नितांत अकेली और शोकग्रस्त थी। वैसे तो रामायण का हर शब्द हमें सीख देता है, परंतु यहाँ प्रस्तुत कहानी ने हमें सिखाया कि अहंकार और क्रोध हमारे विनाश का कारण बन सकता है, जैसे रावण का हुआ। धन्यवाद। वैसे तो हम सब ने राजा रामकृष्ण और तेनालीराम की कई रोचक कहानियां सुनी हैं। आइए हम एक और रोचक कहानी को नाटक के रूप में देखते हैं। दरबार का पहला दिन, राजा और मंत्री बैठे हैं। मंत्री जी, ये तेनालीराम बहुत ही चालाक है। वह हमेशा अपनी चतुराई से राजा को अपने वश में कर लेता है। चलो हमें राजा को इस बारे में बताना चाहिए। महाराज, तेनाली ने अपनी झूठी बातों से आपका दिल जीत लिया है। वो लोगों को ठगता भी है। वो बहुत ही चतुर है। वो आपको हमेशा मूर्ख बनाता है। वो बहुत ही चतुर है। और हाँ, वो आपका मित्र नहीं
सारे मंत्री ऐसे कह रहे हैं, कहीं इनके बात में सच्चाई तो नहीं? दरबार का दूसरा दिन, राजा के आने का समय हुआ। सावधान, महाराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। तेनालीराम, मैंने सुना है कि तुम लोगों को ठग रहे हो और उनसे पैसा ले रहे हो। अपने बचाव में तुम क्या कहना चाहोगे? महाराज, आप भी उन पर विश्वास करते हैं? हाँ, करता हूँ। यदि तुम बेगुनाह हो तो साबित करो। ठीक है महाराज, अब मैं जा रहा हूँ। प्रणाम महाराज। दरबार का तीसरा दिन, सिपाही राजा के लिए पत्र लाते हुए। प्रणाम महाराज, आपके लिए पत्र। क्या तेनाली का पत्र? लो, इसे तुम ही पढ़ो। महाराज प्रणाम, मैंने कई साल मंत्री बनकर आपकी सेवा की है। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। क्यों? नहीं, क्या मौत ही तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है तेनाली? तेनालीराम आपका बहुत बड़ा सेवक था। वो आपका सेवा भी करता था। वो आपका सच्चा मित्र था। आपने उस पर शक करके गलती की। तेनाली, ओह तेनाली, शुक्र है कि तुम वापस आ गए। महाराज, सभी मंत्रियों ने मेरी तारीफ ही की है। क्या ये मेरी बेगुनाही के सबूत के लिए काफी नहीं है? तेनालीराम, तुम अच्छे आदमी और ईमानदार सेवक हो। तुम पर शक करके मैंने गलती की। धन्यवाद महाराज। प्यारे मित्रों, हमने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है। क्या कोई आप में से इस मंच पर आके कुछ कहना चाहेगा कि हमने क्या सीखा है? अब मैं अपनी सीख बांटना चाहता हूँ। मैंने इस कहानी से यह सीखा है कि अगर हम जीवन भर ईमानदार और सच्चे बने रहेंगे तो लोग हमेशा हमारी प्रशंसा ही करेंगे। धन्यवाद।